गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो वीडियो लेक्चर की कड़ी के अंदर पीडियाट्रिक्स के अंदर अपन आज एक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, नियोनेटल जॉन्डिस। देखो, नियोनेटल जॉन्डिस के अंदर अपन पढ़ेंगे कि जॉन्डिस क्या होता है। बच्चों के अंदर जब जॉन्डिस होता है तो जो बिलीरुबिन का लेवल होता है वो कितना बढ़ता है, क्या क्या इसके पीछे कारण रहता है, कितने प्रकार के जॉन्डिस होते हैं, क्या क्या इसके कोजेज होते हैं और क्या इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहले अपन जो जॉन्डिस है उसके बारे में बात करेंगे। तो जॉन्डिस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो अपन डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, डेफिनेशन या तो कुछ चीज़ों के लेवल को देख के बताया जा सकता है या कुछ मतलब ऑब्जर्वेशन के आधार पे बताया जा सकता है। तो यहाँ पे अपन जो डेफिनेशन की बात करेंगे वो क्या होगी, वो होगी येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ आई म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा। ठीक है, ये तो हो गई सिम्टोमेटिक बात कि अपने ऑब्जर्व किया तो अपन को दिखाई दिया कि जो येलोविश डिस्कलरेशन हो रहा है किसका, आई का, म्यूकस मेम्ब्रेन का और स्क्लेरा का। ठीक है, अब किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द एक्सेस या इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन। तो यहाँ पे जो जॉन्डिस हो रहा है वो जॉन्डिस क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो अपनी आई लीड्स है, आई है, स्क्लेरा है या म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसका येलोविश डिस्कलरेशन हो रहा है। और वो किस वजह से हो रहा है कि बिलीरुबिन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, तो इस वजह से हो रहा है। अब बात करें बिलीरुबिन क्या होता है। बिलीरुबिन क्या चीज़ है। तो बिलीरुबिन के बारे में बात करें तो बिलीरुबिन क्या प्रोडक्ट होता है, जो जब क्या होता है बॉडी के अंदर जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है जब इस आरबीसी का, और आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो एंड प्रोडक्ट बनता है बिलीरुबिन। अपने पढ़ा यूरोबिलिनोजन और स्टेरोबिलिनोजन, काफ़ी बड़ी बात है ये, क्योंकि अपने जो एनीमियाज के टाइप पढ़े थे वहाँ पे हीमोलाइसिस कैसे होता है, वहाँ पे अपने पढ़ा है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, एक तो हीम बनता है जो कि पार्ट ऑफ आयरन होता है, और उसके अंदर अपने बताता कि पायरोल रिंग होती है, पायरोल रिंग 4 मिलकर प्रोटोपोरफायरिन बनाती है। एक तरफ होता है ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन फिर उसमें यूरोबिलिनोजन और कॉन्जुगेटेड विद ग्लूकोरोनिक एसिड और यूरोबिलिनोजन और स्टेरोबिलिनोजन बनता था, वो भी अपन ने बात की थी। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे भी आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। बिलीरुबिन बनता है। ये बिलीरुबिन होता है, ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, ब्लड सप्लाई में जाता है या ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, और ब्लड सप्लाई में जाके ये क्या होता है, एल्बुमिन के साथ जुड़ जाता है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर करने वाली मोस्ट अबंडेड प्लाज्मा प्रोटीन होती है। एल्बुमिन 3.5 से 5.5 mg/dl या 3.5 से 5%। एल्बुमिन से क्या होता है, ये बिलीरुबिन जुड़ जाता है। बिलीरुबिन क्या होता है, एल्बुमिन के साथ जुड़ जाता है, और फिर ये किसके द्वारा, लीवर के द्वारा रीअपटेक कर लिया जाता है। लीवर क्या कर लेता है, जो बिलीरुबिन जो कि एल्बुमिन प्रोटीन के साथ जुड़ा उसको क्या कर लेता है, रीअपटेक कर लेता है। फिर क्या होता है, वहाँ पे रीअपटेक करने के बाद में क्या होता है, ये लीवर के अंदर मेटाबोलाइज हो जाता है। लीवर के अंदर ये क्या हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब एंड प्रोडक्ट, जो कि किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मेटाबोलाइट। तो मेटाबोलाइज इन लीवर
ये क्या होता है, जो एल्बुमिन के साथ जुड़ता है वो लीवर के द्वारा रीअपटेक होता है। लीवर के द्वारा रीअपटेक होने के बाद में क्या होता है, ये मेटाबोलाइज हो जाता है। और मेटाबोलाइज यहाँ पे होने के बाद में ये यहाँ पे क्या होगा, इसके जो एक्टिव मेटाबोलाइट होंगे बिलीरुबिन के, वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, इसका हो गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद में ये बाइंड होगा, इसके मेटाबोलाइट बाइंड टू द MRP प्रोटीन। MRP प्रोटीन मतलब MRP प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं। अब ये MRP प्रोटीन क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा मल्टीपल रेजिस्टेंट प्रोटीन, तो वही होती है ये मल्टीपल रेजिस्टेंट प्रोटीन। और ये मल्टीपल रेजिस्टेंट प्रोटीन के साथ बाइंड होने के बाद में ये पहुँचते इंटेस्टाइन के अंदर, ये पहुँचते वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर। और इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद में ये यूरोबिलिनोजन और स्टेरोबिलिनोजन की फॉर्म में यूरिन का फॉर्म और स्टूल का पार्ट बन जाते हैं। क्या हुआ कि ये बिलीरुबिन बढ़ा था, बिलीरुबिन बढ़ने के बाद में ये बिलीरुबिन क्या हुआ, एल्बुमिन के साथ जुड़ा। एल्बुमिन के साथ जुड़ने के बाद में लीवर ने इसको रीअपटेक किया। लीवर के द्वारा रीअपटेक करने के बाद में ये लीवर के अंदर मेटाबोलाइट होता है। मेटाबोलाइज होने के बाद में इसका जो मेटाबोलाइट बनता है वो मल्टीपल जो रेजिस्टेंट प्रोटीन है उसके साथ जुड़ता है, MRP प्रोटीन के साथ, और वहाँ से वो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। वहाँ पे क्या, कहाँ जाता है, रीच टू द इंटेस्टाइन। वहाँ से वो इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचता है और इंटेस्टाइन से फिर क्या हो जाता है, पार्ट बन जाता है, पार्ट ऑफ यूरिन एंड स्टूल। कैसे, यूरोबिलिनोजन तो यूरिन का पार्ट हो जाएगा, यूरोबिलिनोजन और स्टेरोबिलिनोजन होता है स्टूल का पार्ट, स्टेरोबिलिनोजन स्टूल का पार्ट। लेकिन अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यूरिन का कलर कौन निर्धारित करता है, वो यूरोक्रोम होता है। उस बात का ध्यान रखना, वो थोड़ी अलग चीज़ है। कई जगह आपको बता देते हैं कि यूरोबिलिनोजन ही यूरिन का कलर डिसाइड करता है, वो होता है यूरोक्रोम, वो बात भी ध्यान रखना। तो अपन ने पढ़ लिया कि बिलीरुबिन का लेवल कैसे बॉडी के अंदर बढ़ता है, कि जब कभी भी कंडीशन हो कि RBC का, या तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, या तो हीमोलाइटिक डिसऑर्डर हो, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो या थैलेसेमिया हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है, RBC का ब्रेकडाउन होता है। एबनॉर्मल शेप के RBC होने की वजह से उसका ब्रेकडाउन होता है, या फिर कई बार एक्सेस अमाउंट में RBC का प्रोडक्शन हो रहा है तो RBC का ब्रेकडाउन होगा। और जब भी RBC का ब्रेकडाउन होता है तो एक तरफ तो क्या बनता है, RBC से हीम और एक ग्लोबिन होता है। हीम से क्या होता है, हीम के अंदर अपन ने पढ़ा था कि 2 ग्लाइसिन होते हैं, ग्लाइसिन मिलकर पायरोल रिंग बनाते हैं, ठीक है। अमाइनो लवलुनिक एसिड पढ़ा था, सबसे पहले 2 अमाइनो लवलुनिक एसिड आए थे, अमाइनो लवलुनिक एसिड ने मिलकर पायरोल रिंग बनाया था, फिर 4 पायरोल रिंग बनकर एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग बनाते हैं। प्रोटोपोरफायरिन रिंग के सेंटर में आयरन जुड़ता है तो उसको हिम बोला, ठीक है। और ग्लोबिन क्या था, ग्लोबिन कौन बनाता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम से जो mRNA होता है, सॉरी rRNA होता है, वो rRNA क्या करता है, ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है, प्रोटीन की फिर इसके साथ जुड़ता है तो हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसको। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, स्पेशल प्रोटीन ग्लोबिन जो rRNA के द्वारा दी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, जो एक तरफ तो हीम का ब्रेकडाउन हो गया था, एक तरफ ग्लोबिन थी, ग्लोबिन से बिलीवर्डिन था, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बना था, बिलीरुबिन फिर बाइल का पार्ट बना था, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब बिलीरुबिन क्या होता है वो पढ़ लिया। नॉर्मल लेवल कितना होता है बिलीरुबिन का, तो नॉर्मल लेवल इसका जो बिलीरुबिन का होता है, लेवल कैसे बढ़ा बता दिया ना, कि RBC का ब्रेकडाउन होगा तो बिलीरुबिन बनेगा, वो एल्बुमिन के साथ जुड़ेगा, एल्बुमिन फिर दोनों जुड़े हुए वो लीवर के द्वारा रीअपटेक होंगे, लीवर उसका मेटाबॉलिज्म करेगा, इसका मेटाबोलाइज MRP प्रोटीन के साथ जुड़ेगा, MRP प्रोटीन इंटेस्टाइन में जाएगी और इंटेस्टाइन के अंदर ये फिर वहाँ से यूरिन का पार्ट एज ए यूरोबिलिनोजन और स्टूल का पार्ट एज ए स्टेरोबिलिनोजन के रूप में बन जाएंगे। अब नॉर्मल लेवल की बात करें तो नॉर्मल लेवल होता है 0.2 to 1.2 mg पर DL पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल लेवल होता है। और जब नियोनेटल जॉन्डिस की कंडीशन होती है, जब नियोनेटल जॉन्डिस की कंडीशन होती है, स्थिति क्या हो, नियोनेटल जॉन्डिस हो, तब कितना होगा, तब होगा ये मोर देन, क्या होगा, मोर देन 5 mg पर DL, बट लेस देन 15 mg पर
DL। ये होता है सिर्फ फिजियोलॉजिकल में, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में, क्योंकि जॉन्डिस के टाइप भी होते हैं कई। और पैथोलॉजिकल में जो लोअर लिमिट है वो यही रहेगी कि जॉन्डिस क्या होगा। तो जॉन्डिस आप बोलोगे कि जब बिलीरुबिन का लेवल, नियोनेटल जॉन्डिस तब होगा जब क्या होगा, जो बिलीरुबिन का लेवल मोर देन 5 mg/dl होगा। तो ये कंडीशन तो ठीक है कि नियोनेटल जॉन्डिस की कंडीशन में बिलीरुबिन कितना होता है, तो आप बोल सकते हो मोर देन 5 mg/dl। अब कंडीशन आती है पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में तो क्या होता है, जो बिलीरुबिन का लेवल होता है वो मोर देन 15 mg/dl देखने को मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, 5 से बढ़ा हुआ होगा लेकिन 15 से कम होगा, ठीक है। तब अपन ने लोअर लिमिट को 5 ही रखा। तो पैथोलॉजिकल का ध्यान रखना, पैथोलॉजिकल में बिलीरुबिन का लेवल मोर देन 15 mg/dl होता है और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में मोर देन 5 mg/dl होता है और लेस देन 15 mg/dl होता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल बिलीरुबिन का लेवल हो गया। अब आगे बात करते हैं अपन, बिलीरुबिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो भी बता दिया, नॉर्मल बिलीरुबिन का लेवल कितना होता है वो भी बता दिया। येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये होता है जॉन्डिस। किस वजह से, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा। बिलीरुबिन का लेवल क्यों बढ़ा, आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ। आरबीसी का ब्रेकडाउन होने से नॉर्मल जो बिलीरुबिन का लेवल है 0.22 से 1.2 mg/dl उसको क्रॉस किया और 5 से ज़्यादा mg/dl बिलीरुबिन का लेवल हो गया। फिर दो बात की, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल में 5 से ज़्यादा था लेकिन 15 से कम था, पैथोलॉजिकल में 15 से ज़्यादा था, ठीक है। पैथोलॉजिकल ज़्यादा डेंजरस होता है इसका मतलब। आगे बात करें फिजियोलॉजिकल के बारे में कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करें, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, देखो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है, लेवल तो यही बढ़ता है, मतलब बिलीरुबिन लेवल ये कितना होता है, ये होता है मोर देन, किसके ज़्यादा होता है, मोर देन 5 mg/dl, बट लेस देन लिख दिया या फिर बोल सकते हैं लेस देन 15 mg/dl। ये होता है नॉर्मल बिलीरुबिन का लेवल। अब बात करें कि ये कब कंडीशन अराइज होती है, तो ये जो फुल टर्म बेबी होता है, इन फुल टर्म बेबी ये कितना होता है, फुल टर्म बेबी के अंदर ये होता है, बात करें तो ये फुल टर्म बेबी के अंदर आपको देखने को मिलेगा विद इन 24 आवर्स। देखो फिजियोलॉजिकल मतलब अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी है कि बच्चे के अंदर क्या होता है, शुरू में क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, 7 दिन तक ये कंडीशन रहती है, 7 दिन बाद में ये रिक्योर हो जाती है। अब फुल टर्म बेबी में ये 24 घंटे के अंदर दिखाई देती है, जबकि प्री टर्म में इसलिए क्या होता है कि आरबीसी प्री टर्म है तो मतलब उसमें आरबीसी का लेवल भी कम होगा, तो इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन भी नहीं होगा, तो थोड़ा लेट आपको देखने को मिलेगा। तो प्री टर्म में बेबी के अंदर ये देखने का मिलेगा विद इन 48 आवर्स, या फिर अपन बोल सकते हैं आफ्टर 24 आवर्स और आफ्टर 48 आवर्स। तो प्री टर्म बेबी के अंदर आपको 48 घंटे के बाद में इसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, फुल टर्म बेबी के अंदर जैसे आफ्टर 24 आवर्स ये कंडीशन देखने को मिलेगी, जबकि प्री टर्म में आफ्टर 48 आवर्स ये कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या है, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ, कितने से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा। पीक लेवल कब होता है बिलीरुबिन का, पीक लेवल कब होता है, पीक लेवल ऑफ बिलीरुबिन कब तक होगा, ये होगा 5th डे, 5वें दिन बिलीरुबिन का लेवल सबसे ज़्यादा होगा। कब तक ये कंडीशन रहेगी, इट विल राइज टिल 1 वीक
1 वीक तक ऐसी स्थिति रहेगी, फिर अपने आप ये रिकवर हो जाएगा, मतलब बच्चा ठीक हो जाएगा, जो बढ़ावा लेवल है वो अपने आप घट जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि बिलीरुबिन का लेवल 5 से ज़्यादा लेकिन 15 से कम, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फुल टर्म बेबी के अंदर ये कंडीशन 24 घंटे बाद में अराइज होती है, प्री टर्म में 48 घंटे बाद में अराइज होती है। दूसरी बात, पीक लेवल बिलीरुबिन का 5वें दिन होता है और 1 वीक तक की स्थिति रहती है, फिर ये रिकवर हो जाती है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? देखो, कारण छोटी छोटी बात है कि क्या होता है, बच्चे के अंदर आरबीसी का लेवल भी ज़्यादा होता है। एडल्ट के बजाय बच्चे के अंदर जो आरबीसी होता है वो ज़्यादा होता है। बच्चे के अंदर जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है वो भी ज़्यादा होता है। ईएसआर ज़रूर कम होता है, ईएसआर 0 से 2 होता है mm/होवर। ये क्या है? ईएसआर। बच्चे के अंदर ईएसआर होता है 0 से 2 mm/होवर होता है, जबकि पैक्ड सेल वॉल्यूम ये भी ज़्यादा होती है। ये आपको कहीं पर देखने को मिलेगी 55 to 64 तक, और कहीं पे भी आपको 69 तक भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो रेंज में प्रीफर करूँगा ये वाली 55 से 64 वाली प्रीफर करूँगा रेंज। पैक्ड सेल वॉल्यूम भी इतना होता है, मतलब आरबीसी के ये तो क्या, आरबीसी के पेंदे में बैठने की दर, मतलब नीचे तली में बैठने की, बॉटम में बैठने की दर, मतलब कितने घंटे में कितना जो बैठता है नीचे। और पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, जैसे ये क्या है, एक वॉइल है, ठीक है, और वॉइल का कलर देखे तो पर्पल कलर मान के चलो, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के लिए वही कलर की वॉइल यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, 1 ml जैसे ब्लड है, इस 1 ml ब्लड में ऊपर की तरफ तो होता है प्लाज्मा, बीच में WBC और प्लेटलेट की एक बफी कोट होती है, और नीचे की तरफ होता है आरबीसी। ठीक है, तो ये कितना परसेंट है, ये टोटल 1 ml का कितना परसेंट है? 1 ml में जैसे 0.5 ml है, 5 ml है, 5-6 ml है। ठीक है, मतलब टोटल जो ब्लड है उसके अंदर ब्लड प्लाज्मा भी होता है, WBC भी होती है, प्लेटलेट भी होती है और आरबीसी भी होती है। अब उस 1 ml का कितना प्रतिशत हिस्सा आरबीसी है? अगर आरबीसी उसमें ज़्यादा है तो पैक्ड सेल वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है पैक्ड सेल वॉल्यूम बच्चे में ज़्यादा होती है। जबकि एडल्ट के अंदर, मेल के अंदर होती है 42 से 46 और फीमेल के अंदर होती है 43 से 48 होती है, और फीमेल के अंदर होती है 37 से लेके 45 तक। फीमेल में होती है 37 से 45 और मिड रेंज होती है इसकी 42। मेल में होती है 43 से लेके, ये 42 से ले लो सही, 42 से लेके 49 तक, और मिड रेंज होती है इसकी 45। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। प्रतिशत और आरबीसी का लेवल होता है वो भी बच्चे के अंदर ज़्यादा होता है। जैसे एडल्ट फीमेल में होता है 4.5 मिलियन पर mm3, और मेल में होते हैं 5.5 मिलियन mm3। बच्चे के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलेगी, उससे भी ज़्यादा 5.5 मिलियन पर mm3 से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कारण है बच्चे के अंदर जॉन्डिस होने के। तो क्या कारण बोल सकते हैं? इंक्रीज आरबीसी नंबर, और जब आरबीसी का नंबर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा आरबीसी का। ठीक है, जब कभी बच्चे में जैसे ज़्यादा लेवल होता है तो क्या होगा? आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, दूसरी बात, जो आरबीसी आ रही हो सकता है इमेच्योर हो, मतलब रेटिकुलोसाइट हो। अब रेटिकुलोसाइट का क्या होता है, बॉडी क्या सोचेगा कि ये तो फॉरेन पार्टिकल है, क्योंकि जो नॉर्मल है उससे अलग हो, उसको बॉडी फॉरेन पार्टिकल समझेगा और ऑटो इम्यून रिएक्शन हो सकती है। तो इमेच्योर आरबीसी भी ऐसा कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि कोई हीमोलाइटिक डिसऑर्डर हो जिससे आरबीसी का लाइफ स्पान डिक्रीज हो जाए। तो डिक्रीज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। इसके अलावा हो सकता है क्या होता है, इमेच्योर लीवर
लीवर के इमेच्योर होने से जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, कि जो बिलीरुबिन होता है, बिलीरुबिन की दो फॉर्म होती है, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो जो डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है, वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है इनडायरेक्ट में या वाटर सोल्यूबल में। ये वाटर सोल्यूबल ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। लेकिन अब बॉडी के अंदर वाटर सोल्यूबल तो है, लेकिन ये लीवर द्वारा जो इसको ट्रांसपोर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो नहीं होगा, तो क्या होगा, उसका क्या होगा, बॉडी से एक्सक्रीशन नहीं होगा और बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा और जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो कारण क्या है, आरबीसी की नंबर ज़्यादा होना, ज़्यादा नंबर से क्या होगा, आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा। इमेच्योर आरबीसी की वजह से आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा। किसी भी हिमोलाइटिक डिसऑर्डर की वजह से आरबीसी का लाइफ स्पैन कम होगा और इमेच्योर लीवर की वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में, ठीक है। तो फिजियोलॉजी, जैसे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस था उसमें अपन ने पढ़ा, फिजियोलॉजिकल पढ़ लिया। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में अपन ने पढ़ा कि यहाँ पे आरबीसी का बिलीरुबिन का लेवल 24 घंटे बाद में मेनली देखने को मिलता फुल टर्म बेबी में। और पैथोलॉजिकल की बात करें तो पैथोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है, पैथोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है उसमें आरबीसी का लेवल क्या होता है उसके बारे में बात करता हूँ मैं। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होगा, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होगा, देखो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होगा अपीयर एट बर्थ। ये बर्थ के दौरान भी, मतलब जब बच्चा पैदा होगा उस समय ये स्थिति बच्चे के अंदर रहेगी। मतलब वो तो 24 घंटे बाद में राइज हो रहा था, ये एट बर्थ ही आपको देखने को मिलेगा, अपीयर एट बर्थ या अपीयर विद बर्थ। मतलब बर्थ के दौरान ये स्थिति बच्चे के अंदर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बिलीरुबिन का जो लेवल होता है वो कितना होता है, तो बिलीरुबिन का जो लेवल होता है वो यहाँ पे होगा मोर देन 15 mg/dl। फिजियोलॉजिकल नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी की वजह से हो रहा था, जबकि पैथोलॉजिकल किसी डिजीज कंडीशन की वजह से हो रहा है। फिजियोलॉजिकल का मेन कारण था लीवर इमेच्योर था। अब छोटे बच्चे का लीवर इमेच्योर होता है मान लिया। दूसरी बात, इमेच्योर आरबीसी आएगी वहाँ पे, वो भी नॉर्मल चीज़ है क्योंकि बच्चे में होता है ऐसा, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और तीसरा था इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। तो 3 वजह थी जिसकी वजह से वहाँ पे आपको देखने को मिला था फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। अब पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करें तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ था मोर देन 15 और ये 8 बर्थ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करें इसके कारण, इसके क्या क्या खोजेज हो सकते हैं। तो इसका हो सकता है एक तो ब्लड डिसऑर्डर, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर। और हीमोलाइटिक डिसऑर्डर में अपन ने 2 पढ़ा था। एक पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी की सिकलिंग हो रही थी, HbA की जगह HbS जुड़ रहा था जब भी बॉडी कभी स्ट्रेस में जा रही थी, और वो फिर स्प्लीन की जो टाइनी जो कैपिलरीज है उसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी, ठीक है। साइनोसाइटिक कैपिलरी थी वहाँ पे, लीवर स्प्लीन और बोन मेरो में तीनों में साइनोसाइटिक, और स्मॉलेस्ट जो कैपिलरी थी वो थी यहाँ पे देखने को मिल रही थी लीवर के अंदर साइनोसाइटिक कैपिलरी स्मॉलेस्ट। तो ये क्या आ रहा था, सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी का सिकलिंग हो रहा था, HbS जुड़ रहा था मोर देन हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोपोरोसिस कर रहे थे वहाँ पे, HbS मोर देन 95% देखने को मिल रहा था अपन को, ठीक है। नॉर्मली HbA होता है मोर देन 95%, ठीक है। तो यहाँ पे भी HbS का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा था। HbS लेस देन 95% था और HbA भी नॉर्मल लेवल से कम था, और HbF जो फीटल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो भी 2-4 से ज़्यादा देखने को मिल रहा था, ठीक है। दूसरा था थैलेसेमिया। थैलेसेमिया में अल्फ़ा या बीटा, मेनली बीटा चेन एब्सेंस होना, थैलेसेमिया। तो 2 कंडीशन ये हो सकती है, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अराइज हो सकता है। इसके अलावा RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकता है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी।
ये भी हो सकता है। तो ये कंडीशन भी इन वजह से क्या हो सकता है, आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो दो कंडीशन तो पढ़ लिया, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अब होगा ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस और चौथा होगा ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। तो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस के बारे में बात करते हैं अपन। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। अब देखो, ब्रेस्ट मिल्क की वजह से जॉन्डिस होना, उसको बोला ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, क्योंकि ब्रेस्ट का जो मिल्क होता है उसमें कुछ ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। तो देखो, ब्रेस्ट का जो मिल्क होगा उसमें होगा प्रीगोमाइन 3 अल्फा 2 बीटा डायोल। ब्रेस्ट मिल्क में क्या होगा, प्रीगोमाइन 3 अल्फा 2 बीटा, प्रीगोमाइन 3 अल्फा 2 बीटा डायोल ये होगा। ये प्रीगोमाइन 3 अल्फा 2 बीटा डायोल क्या होता है, ये होता है प्रोजेस्टेरोन का मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट का मतलब होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये क्या है, प्रीगोमाइन 3 अल्फा 2 बीटा डायोल, ये क्या है, मेटाबोलाइट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और मेटाबोलाइट का पता था कि एंड प्रोडक्ट होता है, किसी भी चीज़ का मेटाबॉलिज्म होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं मेटाबोलाइट। और ये क्या करता है, प्रीगोमाइन 3 अल्फा 2 बीटा डायोल जो कि प्रोजेस्टेरोन का मेटाबोलाइट है, ये क्या करता है, जो यूडीपी, ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है एक्टिविटी ऑफ यूडीपी जीटी, यूरिडाइल डाइफॉस्फेट ग्लिसरॉल ट्रांसफेरेज। ये क्या चीज़ है, यूरिडाइल डाइफॉस्फेट ग्लिसरॉल ट्रांसफेरेज। तो ये क्या करेगा, यूडीपी जीटी की जो यूरिडाइल डाइफॉस्फेट ग्लिसरॉल ट्रांसफेरेज है, इसके लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब ये क्या करता है यूडीपी जीटी, ये यूडीपी जीटी क्या करता है, देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण समझने वाली बात है कि प्रीगोमाइन 3 अल्फा 2 बीटा ये क्या है, पार्ट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क कि ब्रेस्ट का में कुछ ऐसा कंपोनेंट जो कि जॉन्डिस कोज कर सकता है। तो ब्रेस्ट के अंदर पाया गया कि यूडीपी प्रीगोमाइन 3 अल्फा 2 बीटा डायोल है, ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन का एंड प्रोडक्ट है, मेटाबोलाइट है, और इसने क्या किया, यूडीपी जीटी का लेवल कम कर दिया। और यूडीपी जीटी का जो काम था वो क्या था, ये क्या कर रहा था, जो वाटर इनसोल्यूबल, जो डायरेक्ट या वाटर इनसोल्यूबल या अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन था उसको ये कन्वर्ट करता था, ये क्या करता था, उसको कन्वर्ट करता था किसके अंदर, इनटू द इनडायरेक्ट मतलब वाटर सोल्यूबल, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इसके अंदर ये कन्वर्ट कर रहा था। और जब वाटर सोल्यूबल के अंदर, देखो इसका काम था वाटर इनसोल्यूबल को वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करना बिलीरुबिन को, और जब वाटर सोल्यूबल में बिलीरुबिन कन्वर्ट होता है तभी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यूडीपी जीटी का लेवल कम हो जाएगा, तो अनकॉन्जुगेटेड अर्थात वाटर इनसोल्यूबल अर्थात डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, और क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बिलीरुबिन का लेवल, और आपको देखने को मिलेगा क्या, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, कि ब्रेस्ट मिल्क की वजह से हुआ। अब बताते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस के बारे में। अब बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस के बारे में। देखो, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस कुछ ही नहीं है, बच्चे को जब क्या किसी कारणवश ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते तो इंटेस्टाइन मोर्टालिटी घट जाती है, और इंटेस्टाइनल मोर्टालिटी घटने से क्या होगा, जो इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइन की एक्टिविटी घट गई, कि जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई, ये तो था ब्रेस्ट मिल्क था, अब ये गया ब्रेस्ट फीडिंग, ये होगा ड्यू टू
लेस और नो ब्रेस्ट फीडिंग। जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगी तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल एक्टिविटी घट जाएगी। क्या हो जाएगा, डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटालिटी या एक्टिविटी। इंटेस्टाइनल एक्टिविटी घट जाएगी, और जब भी इंटेस्टाइनल की एक्टिविटी घटेगी तो क्या होगा, डिक्रीज एक्सक्रीट आउट ऑफ बिलीरुबिन फ्रॉम बॉडी से क्या होगा, फिर जो बिलीरुबिन है वो बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि इंटेस्टाइन की एक्टिविटी घट चुकी है। ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये था ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। अब बात करेंगे इसके साइन जो कोजेज है उसके बारे में। तो कोजेज में कुछ तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होंगे, कुछ सिंड्रोम्स होंगे जिसकी वजह से मेनली यहाँ पे इफेक्ट होता है यूडीपी जीटी की, उसका लेवल घट जाता है। ठीक है, तो अब इसके कोजेज के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या कोजेज होते हैं। तो कोजेज के अंदर सबसे पहले जो कोज होगा वो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। सबसे पहले क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर भी सबसे पहले होगा गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम होगा सबसे पहले। क्या होगा, गिलबर्ट सिंड्रोम होगा। और गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होगा, डिक्रीज और डिफिशियंसी ऑफ यूडीपी जीटी, यूरिडाइल डाइफॉस्फेट ग्लिसरॉल ट्रांसफेरेज। ये जब इसका लेवल कम हो जाएगा तो पता है कि वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन नहीं बनेगा, और वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर से बिलिरुबिन बाहर नहीं निकलेगा, और अपने आप बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा और जॉन्डिस की कंडीशन अराइज हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ऑटोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर में पहले गिलबर्ट सिंड्रोम था, इसके बाद में दूसरा है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर होंगे इसके अंदर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके अंदर होंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर आपको दो डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होगा जिसका कारण होगा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ना। इसमें दो होंगे। पहला होगा जो होगा क्रीगलर नेजार सिंड्रोम। पहला होगा क्रीगलर नेजार सिंड्रोम, जैसे अपन गिलबर्ट सिंड्रोम पढ़ा उसकी तरह दूसरा है क्रीगलर नेजार सिंड्रोम। क्रीगलर नेजार सिंड्रोम में भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा लेवल ऑफ यूडीपी जीडी का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्रीगलर नेजार सिंड्रोम में भी यूडीपी जीडी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा जो डिसऑर्डर होगा वो होगा डुपिन जॉनसन सिंड्रोम। दूसरा जो डिसऑर्डर होगा वो क्या होगा, डुपिन जॉनसन सिंड्रोम। डुपिन जॉनसन सिंड्रोम। पहला था गिलबर्ट सिंड्रोम जहाँ पे यूडीपी जीटी की डिफिशियंसी हो रही थी। फिर दो आए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, उसके अंदर एक था क्रीगलर नेजार सिंड्रोम जहाँ पे भी यूडीपी जीटी का लेवल डिक्रीज हो रहा था, और दूसरा है डुपिन जॉनसन सिंड्रोम। क्या था, डुपिन जॉनसन सिंड्रोम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डुपिन जॉनसन सिंड्रोम, देखो ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेटेड मतलब वाटर सोल्यूबल इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल मतलब वाटर सोल्यूबल जो बिलिरुबिन है उसका लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा। वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन का लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा। देखो कौन सी डिजीज है, डुपिन जॉनसन सिंड्रोम है, वहाँ पे वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। और लेकिन देखो वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो ये तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकता था, क्यों नहीं हुआ एक्सक्रीट आउट। यहाँ पे क्या होता है, जो लीवर के द्वारा जो ट्रांसफर प्रोटीन बनाई जाती है, ट्रांसफर प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाएगी।
ट्रांसफर प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी, जो कि किसके द्वारा बनाई जा रही थी, विच इज़ फॉर्म्ड बाय लीवर। जो लीवर के द्वारा बनाई जाने वाली ट्रांसफर प्रोटीन है उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, तो वाटर सोल्यूबल होने के बावजूद बिलिरुबिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा रोटर सिंड्रोम, उसके बाद में लास्ट वाला आएगा रोटार सिंड्रोम। यहीं पे लिख देता हूँ मैं, रोटोर सिंड्रोम। यहाँ पे जो हिपेटोसाइट सेल होगी उसकी क्या हो जाएगी, जो इंट्रासेल्युलर कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज इंट्रासेल्युलर कैपेसिटी, इंट्रासेल्युलर कैपेसिटी ऑफ हिपेटोसाइट सेल, लीवर की जो सेल है उनकी। ठीक है, बात कर ली जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर। सबसे पहले था गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम में यूडीपी-जीडी का लेवल कमी हो रही थी, डिफिशियंसी हो रही थी। फिर आई ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर सबसे पहले आया क्रीगलर-नेजार डिसऑर्डर, क्रीगलर-नेजार सिंड्रोम। वहाँ पे देखने को मिला यूडीपी-जीडी की कमी। उसके बाद में आपको देखने को मिला ड्यूपिन-जॉनसन सिंड्रोम। यहाँ पे बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड है, लेकिन लीवर के द्वारा जो ट्रांसफर प्रोटीन बनाई जाती है उसकी कमी है। उसके बाद में रोटोर सिंड्रोम आया, जहाँ पे हिपेटोसाइट सेल की इंट्रासेल्युलर कैपेसिटी डिक्रीज हो गई। तो ये हुआ जेनेटिक कोजेज, जहाँ पे काफ़ी सारे सिंड्रोम थे। अब बात करें इसके साइन सिम्टम्स के बारे में कि इसके क्या साइन सिम्टम्स होंगे। ठीक है, साइन सिम्टम्स क्या होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, येलोविश डिस्कलरेशन होगा स्किन का, येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। अब कहाँ की होगी, कितना कितना लेवल होगा। अब स्किन का येलोविश डिस्कलरेशन कहाँ का हो रहा है, येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ऑफ, सबसे पहले जो अपना नेक से अबव है, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्लेरा, आई एंड स्क्लेरा। ठीक है, तो जब कभी भी अपन को सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन, आई और स्क्लेरा का जब क्या हो, येलोविश डिस्कलरेशन हो, तो अपन को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपन बता सकते हैं कि यहाँ पे जो बिलिरुबिन लेवल होगा वो होगा मोर देन 5 mg/dl। लेकिन जब येलोविश डिस्कलरेशन यहाँ का तो होगा ही, इसके अलावा नेक तक पहुँच जाएगा, नेक तक पहुँचाएगा, तो वहाँ पे होगा बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 10 mg/dl। वहीं पे अगर ये थोरेक्स और अपर अम्लाइकस या फिर अपर अम्लाइकस तक पहुंच जाएगा, थोरेक्स से अपर अम्लाइकस तक पहुंच जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं कि बिलिरुबिन का लेवल यहाँ पे 12 mg/dl से ज़्यादा होगा। जब ये लोअर अम्लाइकस तक पहुंचाएगा, अम्लाइकस तक पहुंच जाएगा, तो ये क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे बिलिरुबिन का लेवल 15 mg/dl से ज़्यादा है। लेकिन जब यहाँ पे ये लेवल एक्सट्रीमिटीज़, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ तक पहुँच जाएगा, एक्सट्रीमिटीज़ तक पहुँच जाएगा, तब बोल सकते हैं कि बिलिरुबिन का लेवल यहाँ पे 20 से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है। और जब कभी भी बिलिरुबिन का लेवल 20 से ज़्यादा होगा, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर BBB का क्रॉस कर जाएगा, इसको क्रॉस कर देगा, और ये क्या करेगा, ब्रेन डैमेज करेगा, नर्व डैमेज करेगा, और उसको बोलेंगे कर्निंगचर। कर्निंगचर, एक्चर का मतलब होता है इक्चर, कर्निंगचर यहाँ पे इक्टेचर होता है, इक्टेचर का मतलब होता है येलोविश डिस्कलरेशन, और कर्निंगचर का मतलब होता है यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेन का डैमेज होना। ठीक है, येलोविश डिस्कलरेशन तो होगा, और साथ ही साथ ब्रेन की जो ब्रेन है, ब्रेन का जो नर्व है वो डैमेज हो जाएगी, परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रेन पार्ट्स। यहाँ पे इक्टेचर का मतलब था येलोविश डिस्कलरेशन। इसके अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा डार्क कलर यूरिन, डार्क
कलर यूरिन। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा क्ले, राख के जैसा क्ले कलर स्टूल, ये कलर। इसके अलावा डार्क कलर यूरिन, क्ले कलर स्टूल और क्लाउडीनेस कन्फ्यूजन जब 20 mg/dl से ज़्यादा हो जाएगा बिलिरुबिन का लेवल। तो ये था मेन इसके साइन सिम्टम्स। अब इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में एक तो अपन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन से पता लगा सकते हैं, देख के पता लगा सकते हैं येलोविश डिस्कलरेशन को देख के कि क्या लेवल है, कितना क्या है। इसके अलावा यहाँ पे होगा टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल। डायग्नोसिस में क्या होगा, टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल, ये चेक करेंगे। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और वहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या, ऑब्जर्वेशन। फिर मेन आता है इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में एक तो ध्यान रखना इसकी ड्रग ऑफ चॉइस किसकी, नियोनेटल जॉन्डिस की, वो होगी फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिट, ये क्या है, अपन ने पढ़ा फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, थियोपेंटोन। साइकोटिक ड्रग में पढ़ा होगा और आपने हिप्नोटिक्स में भी पढ़ा होगा। मेनली ये क्या है, फिनोबार्बिटोन, ये है एक प्रकार की अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हिप्नोटिक ड्रग, ठीक है। मेनली इसको हिप्नोटिक में लिया जाता है। फिनोबार्बिटोन ड्रग ऑफ चॉइस होगी न्यूनेटल जॉन्डिस की। इसके अलावा यहाँ पे देंगे अपन फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के अंदर क्या होता है, टोटल 6 लाइट होती है और लाइट और बच्चे के बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगी, अपन ने बात कर चुके हैं इसके बारे में, डिस्टेंस बिटवीन लाइट एंड बेबी वो होगी 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। और जो लाइट वेव लेंथ होगी, जो लाइट वेव लेंथ होगी इसके अंदर वो होगी 460 से लेके 490 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, पिकोमीटर 10⁻⁻12 है, फेंटोमीटर 10⁻⁻15 मीटर। तो फोटोथेरेपी करेंगे। फोटोथेरेपी में 6 लाइट होगी। ये लाइट जो होगी इसमें 2 तो वाइट लाइट होगी, 2 तो क्या होगी, वाइट, 4 होगी ब्लू। ये वाइट लाइट तो होती है सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए और ये जो ब्लू लाइट होती है वो होती है एक्सक्रीट आउट ऑफ एक्सेस और इंक्रीज अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है आप लोगों को। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आपको पढ़ा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।